हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुकताज चीन पर। आज अपन बात करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार की नई हिस्टोरिकल वेब सीरीज द एम्पायर के बारे में। वीडियो के शुरू में ही साफ कर दूं कि इस रिव्यू में सिर्फ और सिर्फ सीरीज की मेरिट्स, डिमेरिट्स और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी पर बात होगी। सिनेमा को किसी पॉलिटिकल एजेंडा वाले चश्मे से नहीं देखा जाएगा। तो जनाब, द एम्पायर का पहला सीजन पहले मुगल बादशाह बाबर की जीवन यात्रा को फैक्ट और फिक्शन का कॉकटेल बनाकर पेश करता है। ये सीजन एलेक्स रदरफोर्ड के 2009 में आए उपन्यास एम्पायर ऑफ द मुगल रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ पर आधारित है, जो कि एक हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल है। यानी कि सच्चे इतिहास में कल्पना का तगड़ा छौंक लगाकर इसे लिखा गया है, ताकि नैरेटिव फ्लो बना रहे और पढ़ने वालों को कहानी पढ़ने में मजा आए। द एम्पायर नाम की वेब सीरीज भी ठीक इसी अप्रोच का इस्तेमाल करती है और आप इसे पूरी तरह हिस्टोरिकली एक्यूरेट मानकर देखने की गलती मत कीजिएगा। ये बाबर के जीवन की अहम घटनाओं को तो सच्चाई से पेश करती है, लेकिन बीच बीच में कई बार हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट भी साबित होती है। ऐसा करने के पीछे मकसद साफ है कि इस शो को खुद को लगातार दिलचस्प बनाए रखना है। उदाहरण के लिए सीरीज आपको बताएगी कि बाबर की पहली पत्नी का नाम महम था, जिनसे उन्हें दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं हुए। लेकिन इतिहास यह है कि महम से पहले भी बाबर की 2 बीवियां थीं, जिनका जिक्र आपको सीरीज में नहीं मिलेगा। सीरीज में महम और उनके बाद की बेगमों का ही जिक्र है। सीरीज आपको ये भी दिखाती है कि बाबर का मुख्य दुश्मन शहबानी खान था, जिसकी वजह से वो कई बार अपना घर फरगाना और समरकंद हार बैठे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ हुई उनकी हर हार के लिए शहबानी खान जिम्मेदार नहीं था। यहाँ सीरीज एक तगड़ा विलेन तैयार करने के लिए ऐतिहासिक घटनाक्रमों के साथ कई स्तर पर छेड़छाड़ करती है, जिसका सही स्वरूप आप बाबर और शहबानी खान के बारे में इंटरनेट पर पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। असल जिंदगी में शहबानी खान की मौत भी फारस के शाह इस्माइल के हाथों एक युद्ध में हुई थी, लेकिन सीरीज उसकी मौत को भी ड्रामेटाइज करके उसके केंद्र में बाबर की बहन खानजादा को रख देती है। शहबानी खान की दिखाई गई बैक स्टोरी भी झूठी है और बाबर की बहन से उसके रिश्ते को भी घुमा फिरा कर पेश किया गया है। इस तरह की कई छोटी बड़ी हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज इस सीरीज में देखने को मिलती है, जिनकी वजह से आपको इस सीरीज में दिखाई गई कहानी को सच्चा इतिहास समझने से बचना चाहिए। हालांकि ये भी सच्चाई है कि अगर इतिहास में आपकी दिलचस्पी रहती है तो इस सीरीज आपको जरूर आकर्षित करेगी, क्योंकि ये बाबर के उस व्यक्तित्व को टटोलती है जिसके बारे में हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में कम ही जानकारी मौजूद है। बाबर के बारे में वैसे भी बहुत कम हिंदी फिल्में बनी हैं। 1944 में एक फिल्म आई थी शहंशाह बाबर, जिसका निर्देशन मदर इंडिया और मुगले आजम के डायलॉग लिखने वाले वजाहत मिर्जा ने किया था। एक दूसरी फिल्म 1960 में आई, जिसका नाम ही था बाबर, और इसको बनाया था मशहूर फिल्म काबुली वाला के निर्देशक हेमंत गुप्ता ने। दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक भारत एक खोज में भी एपिसोड 31 में राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के साथ बाबर का भी चित्रण किया गया था। तो कहने का मतलब है कि जिस मुगल बादशाह को लेकर हिंदुस्तान में तरह तरह की भावनाएं व्यक्त की जाती रही हैं, उसकी शख्सियत को मुख्य धारा में कम ही एक्सप्लोर किया गया है। द एम्पायर ये काम करती है और बाबर को नायक या खलनायक की तरह पेश करने की जगह उसके मानवीय गुणों और अवगुणों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। सेल्फ डाउट में जीने वाले एक बादशाह का चित्रण करती है और हमें तफसील से बताती है कि आखिर क्यों उज्बेकिस्तान के एक बादशाह को हिंदुस्तान का रुख करना पड़ा था। हालांकि ठीक यहीं पर सीरीज की एक दूसरी कमी भी सामने आ जाती है कि जब ये सीरीज हिंदुस्तान पहुंचती है तो सीरीज के मेकर्स विवादों से बचने के लिए बाबर के हिंदुस्तान में बिताए वक्त का जिक्र बेहद सीमित कर देते हैं और शो के आखिरी 2 एपिसोड मुगल सल्तनत का अगला वारिस चुनने और महल के अंदर की अंदरूनी राजनीति में व्यर्थ कर दिए जाते हैं। जबकि इस हिस्से में दर्शकों को बताया जाना चाहिए था कि बाबर ने हिंदुस्तान में सिर्फ 4 साल हुकूमत की, राणा सांगा ने उनसे एक बड़ी जंग लड़ी और आखिर कैसे और किन किन राजा महाराजाओं की मदद से बाबर ने एक अनजान मुल्क में मुगल साम्राज्य स्थापित करने में सफलता हासिल की। 8 एपिसोड की द एम्पायर को या तो 6 एपिसोड का होना था और बाबर के हिंदुस्तान आने पर खत्म हो जाना था,
या फिर 10 एपिसोड का होकर बाबर के हिंदुस्तान में बिताए सालों को विस्तार से दिखाना था। बाकी आप जानते ही हैं कि इस सीरीज के वॉर सीन्स में कोई खास रोचकता नहीं है और वीएफएक्स भी बेहद दोयम दर्जे के हैं। आर्ट डायरेक्शन की मदद लेकर महल और किलों के इंटीरियर सीन्स तो बेहद खूबसूरती से रचे गए हैं, लेकिन वीएफएक्स की मदद से इन्हीं महलों और किलों के जो एरियल और आउटडोर शॉट्स क्रिएट किए गए हैं वे बेहद हास्यास्पद हैं। संजय लीला भंसाली के सिनेमा का भी इस सीरीज पर बहुत प्रभाव है, क्योंकि इसकी निर्देशिका मिताक्षरा कुमार भंसाली की बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में एसोसिएट डायरेक्टर रह चुकी हैं। आप ये भी जानते होंगे कि इस सीरीज पर गेम ऑफ थ्रोन्स का हैंगओवर होने के बावजूद इस सीरीज की तुलना जीओटी से करना भी एकदम बेकार की बात है। उस सीरीज की राइटिंग में सालों का समय लगा था, किरदार बेहद सलीके से परिभाषित और आगे बढ़ाए गए थे, कलाकार एकदम ही शानदार थे और फिर उसका डॉलरों में गिना जाने वाला अथाह बजट था जिसने एक काल्पनिक संसार को जीवंत कर दिया था। द एम्पायर के पास इनमें से कुछ भी नहीं था, इसलिए आपको भी इस सीरीज को गेम ऑफ थ्रोन्स का देसी वर्जन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि तभी आप इसे तरीके से बिंज वॉच कर पाएंगे और इसकी कमियों को जानते समझते हुए इसकी सीमित खूबियों को भी एप्रिशिएट कर पाएंगे। अभिनय की तरफ रुख करें तो बाबर के सलाहकार के रोल में इमाद शाह प्रभावित करते हैं, लेकिन इमोशनल दृश्यों में उनके अभिनय की कमियां साफ नजर आती हैं। राहुल देव लंबे समय बाद किसी रोल में काफी असरदार साबित हुए हैं, और वो इसलिए कि उनके किरदार वजीर खान को इमोशनल डेप्थ दी जाती है। दृष्टि धामी खानजादा के रोल में रिस्ट्रेन के साथ अच्छा अभिनय करती हैं और अपने किरदार को कभी लाउड नहीं होने देती। शबाना आजमी बेहद परिपक्व अभिनय करती हैं और उनकी भाषा पर पकड़ इस सीरीज के हर अदाकार से बेहतर रहती है। वो हर उर्दू लफ्ज को बड़ी ही नफासत के साथ बोल जाती हैं, जबकि बाकी कई एक्टर उन लफ्जों को रट्टा लगाते हुए लगते हैं। खासकर कुणाल कपूर, जिन्हें उर्दू भाषा के नुक्तों की कम जानकारी है, यह आसानी से उनके संवादों से समझ आता है। उदाहरण के लिए एक सीन में शबाना आजमी सही नुक्ते के साथ वक्त लफ्ज का उच्चारण करती हैं, तो ठीक उसी सीन में अगले ही संवाद में कुणाल कपूर बिना नुक्ते के वक्त बोलते हैं। वक्त और वक्त के बीच फर्क करना अभिनेताओं को तो आना ही चाहिए। डीनो मोरिया इस सीरीज में सबको चौंका देते हैं, क्योंकि उनके अभिनय में डेप्थ नजर आती है और संवादों को बोलने में भी वे एक अलहदा अंदाज लेकर आते हैं जो उनकी एक्टिंग का पहले हिस्सा नहीं रहा है। कुछ साल पहले डीनो मोरिया ने अभिनय को दोबारा सीखने के लिए दिल्ली का एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया था और द एम्पायर देखते हुए लगता है कि उनकी वो मेहनत अब रंग ला रही है। क्रूर शहबानी खान का उनका किरदार शुरुआत में पद्मावत के खिलजी का पुअर इमिटेशन मालूम जरूर होता है, लेकिन डीनो मोरिया जल्द ही उसे अपने रंग में उतारकर एक अलग आइडेंटिटी देने में पूरी तरह कामयाब होते हैं। आखिर में बात कुणाल कपूर की, जो कई दर्शकों की नजर में बाबर का रोल प्ले करने के लिए सही चॉइस नहीं है, क्योंकि ऐसे रोल के लिए मजबूत कदकाठी और दमदार आवाज की जरूरत थी। लेकिन कई इतिहासकारों के अनुसार बाबर एक मृदभाषी बादशाह था, यानी कि सॉफ्ट स्पोकन किंग, और अगर उस लिहाज से देखें तो कुणाल कपूर की महीन आवाज किरदार के साथ न्याय करती हुई मालूम होती है। ये सत्य है कि उनके पास अभिनय की सीमित ही रेंज है और कोई दूसरा परिपक्व अभिनेता इस किरदार में अद्भुत काम कर सकता था, लेकिन कुणाल कपूर की इसलिए तो तारीफ होनी ही चाहिए कि उन्होंने एकदम डूबकर अपने किरदार को प्ले किया है। और इससे होता यह है कि एक दो एपिसोड बाद बतौर दर्शक आप भी उनके अभिनय में विश्वास करने लगते हैं और फिर वे आपकी आंखों को अखरते नहीं हैं। वक्त निकालकर इतिहास के इस कम दिखाए गए हिस्से द एम्पायर को आप एक बार तो देख ही सकते हैं। रिव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस नाचीज नुक्ताचीन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा। धन्यवाद।